अगेन वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोबेबिलिटी। हम जेई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो आज भी हम लोग वही कंटिन्यूएशन में करेंगे। तो जेई के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के कैसे होते हैं वो सब हम लोग अब कंटिन्यूएशन में देखने वाले हैं। तो गेट रेडी, स्टार्ट फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो देखिए लास्ट क्लास में क्वेश्चन अपना हो गया था। चलो इसके बाद से यहाँ से स्टार्ट करना था ना, तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। अटेंड करके आए होते तो और जल्दी क्लोज हो जाता अपना आज का टॉपिक। चलो अच्छा, हाँ, आज की क्लास में 1 मिनट ये क्वेश्चन के बाद मैं आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले बता देता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। An unbiased coin is tossed is 8 times ना, the probability of obtaining at least one head and at least one tail। देखो कम से कम एक हेड आ जाए और कम से कम एक टेल आ जाए। तो आपको पता है एक कॉइन को अगर आप 8 बार टॉस करोगे, अगर आप 8 टाइम्स टॉस करते हो तो ना ये 8 टेल और ये 8 हेड, 8 टेल और 8 हेड वाले केसेस, केवल 2 ही केस होंगे। बाकी सब के सब केसेस क्या रहेंगे पता है, एटलीस्ट वन हेड और एटलीस्ट वन टेल में आ रहे होंगे। देखो ना, जैसे एग्जांपल, हेड टेल 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 टेल, तो 4 टेल, ये 7 टेल है, सॉरी। देखो अगर मैं एक कॉइन को 8 बार टॉस करता हूं तो ये वाला केस भी आएगा। देखो 7 टेल और एक हेड, तो ये वाला केस ना इसमें आ ही रहा है, एटलीस्ट वन हेड और एटलीस्ट वन टेल में। बट ये वाला केस, ये दोनों केस इसमें नहीं आ रहा है। तो टोटल केसेस में से 2 केस को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल केसेस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, वो क्या रह जाएगा 2 का पावर 8। एक कॉइन को आप 8 बार टॉस कर रहे हो तो दैट इज व्हाट टोटल केसेस ना। तो ये हो जाएगा 256, ये हो गए हमारे टोटल केसेस। और ये जो इवेंट है ई, इस इवेंट को फेवर करने वाला कितना केस रहेगा पता है आपको, 254 केसेस ऐसे रहेंगे जो ये, क्योंकि ये 2 केसेस बस नहीं आएंगे, बाकी सब केस आएगा इसमें। तो probability of this event will be what, Parth? That will be like 254 upon 256 by 256. तो आंसर इज सी। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, जेई का 2017 का। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हेडिंग डाल लो आप लोग भी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर, पहले ये देख रहे हैं हम लोग और फिर आगे बढ़ेंगे जेई के क्वेश्चन में। फॉर रैंडम वेरिएबल ना, अच्छा रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है, बहुत इजी सा टॉपिक है ये भी, जैसा आप लोग स्टैटिस्टिक्स में करते थे कुछ इसी टाइप का ये। चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। देखिए अगर इस टॉपिक को समझने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकंड ना, हाँ, तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए कुछ और नहीं है। ये अगर आप हेडिंग में ध्यान दोगे तो ये हेडिंग क्या है, हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ गिवन कंडीशन में, कि पूरी प्रोबेबिलिटी जो है किसी सिचुएशन की, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई पर्टिकुलर इवेंट को मैं रेज करूंगा, वो इवेंट के अंदर में मैं पूरी प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं इसको थोड़ा आपको फील करवाता हूँ एग्जांपल से। फॉर क्या था ये, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। चलो ये हेडिंग हो गई। देखिए अब क्या करोगे आप लोग, क्या लोगे, चलो एक एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। एग्जांपल ये है, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। अच्छा, एक कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूँ 5 टाइम्स, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडी मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड्स। अब देखिए मेरे को ना यहाँ पर बताना है कि जब भी हेड आ रहे होंगे तो हेड के टाइम में उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या थी ये बतानी। तो ना यहाँ पर पता है वेरिएबल कौन है, नंबर ऑफ हेड, क्योंकि हेड कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी 4, कैन बी 5।
मतलब जब मैं 5 बार कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो एक हेड आ सकता है, बाकी 4 टेल होंगे, या तो 3 टेल आ सकते हैं, बाकी 2 हेड होंगे, या तो 5 हेड आ सकता है, बाकी 0 टेल होंगे। ऐसे कर करके होंगे। तो यहाँ पर मेरा टारगेट वेरिएबल कौन है? रैंडम, मतलब यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो लेट अस अज्यूम वेरिएबल इज एक्स एंड एक्स का नाम है नंबर ऑफ हेड। तो इस टॉपिक में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एक्स लेके सॉल्व करते हैं, और एक्स इज नोन एज वेरिएबल। तो वेरिएबल का यहाँ पर हेड, जितने हेड आ रहे हैं वो वेरिएबल का काम करेंगे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा पता है? यहाँ पर मैं ऐसा चार्ट बनाऊंगा बड़ा सा, ये ऐसा बॉक्स, और ये बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डालेंगे एक एक करके। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स, और यहाँ मैं लिख दूंगा पी ऑफ एक्स, ये ऐसा। अब देखिए, अगर एक्स 0 है, मतलब नंबर ऑफ हेड इज 0, तो आपको पता है 5 बार आपने कॉइन को टॉस किया तो गारंटीड है कि पांचों टेल आ रहे होंगे। अच्छा, तो आपको ये भी पता है कि सैंपल स्पेस में कितने लोग होंगे? सैंपल स्पेस में आ जाएंगे 2 का पावर 5। एक कॉइन को 5 बार टॉस किया जा रहा है, तो सैंपल स्पेस में 32 केसेस आएंगे। देखो 32 केसेस में एक ही ऐसा केस होगा जहां पर 0 हेड होगी। 0 हेड मतलब प्रोबेबिलिटी 0 नहीं आएगी ना। 0 हेड का मतलब ये हो जाएगा कि पांचों के पांचों टेल है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 का पावर 5, या 1/32 आप बोल सकते हैं ऐसा। चलो अब मैं बोल देता हूँ एक हेड। अच्छा, एक हेड अगर आ रहा है तो बाकी 4 क्या आ रहे होंगे? टेल, गारंटी, क्योंकि 5 बार मैंने कॉइन टॉस किया है। तो एक हेड, ठीक है। तो आप इसको ना बर्नौली के लॉजिक से भी लिख सकते हो। ये देखो ऐसा, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 हेड। 1 हेड तो गारंटीड है कि बाकी 4 क्या रहेंगे? टेल। तो 5C1 एक हेड आ रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हाफ का पावर 1। और फिर टेल आ रहा होगा बाकी 4, तो हो जाएगा हाफ का पावर 4। आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसीलिए इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इसलिए हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये ऐसा, अगर नंबर ऑफ हेड अगर 2 आ रहा है तो आप उसको बर्नौली के लॉजिक से कैसे लिख सकते हो? 5C2, दो जगह मुझे सक्सेस चाहिए हेड के, ये हो जाएगा हाफ का पावर 2। एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है, तो ये हो जाएगा हाफ का पावर 3। ये ऐसा। इसी तरीके से ना आपको आगे लिखना है, ठीक है? सेम इसी तरीके से किसके लिए? जब नंबर ऑफ हेड 3 होगा, जब नंबर ऑफ हेड 4 होगा, जब नंबर ऑफ हेड 5 होगा। इसी लॉजिक से आपको ये पूरा चार्ट बनना रहता है। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर आप देख रहे हैं ना, तो इस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी ऐसे जा जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। दैट इज द रीजन हम इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल, और वी कैन से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है इसको। अब देखिए, तो इसमें क्या टॉपिक है कि मीन निकालो। जब भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो आपको क्या निकालने को आएगा पता है? इसमें मीन निकाल लो, ये बोला जाएगा। और क्या बोल सकते हैं हम लोग? वेरिएंस निकाल लो, ये बोल देंगे। और क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये। तो देखो, वेरिएंस को हम लोग लिखते हैं सिग्मा का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब होता है सिग्मा, और मीन मतलब होता है एक्स के ऊपर में बार। एक्स मतलब क्या? वही वेरिएबल के ऊपर में बार, इसका मतलब एवरेज लेना। मीन का एक और नाम है यहाँ पर, जो जेई भी ये वर्ड को यूज करता है कई बार, वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोला जाता है मीन को। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई के ब्रैकेट में एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन भी बोलते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अगर आपको ऐसा चार्ट आ जाता है जहां पर वेरिएबल भी दिया हुआ है और उसका प्रोबेबिलिटी आपने निकाल लिया है, तो उस वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, और आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक ले जा लीजिए। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 से लेकर एन? मतलब सॉरी, 1 से लेकर, हाँ 1 से लेकर एन का मतलब ये हो जाएगा, नॉट 1 बोलना चाहिए अपने को ये बोलना चाहिए एक्स। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर एन तक, जहां तक भी जा रहे हैं हम लोग, मतलब जितना भी ट्रायल किए हम लोग। तो एक्स की वैल्यू 0, ये यहाँ से 0 इंटू 1/32 प्लस 1 इंटू दिस कंटेंट प्लस 2 इंटू दिस कंटेंट प्लस 3 इंटू इसका कंटेंट, 4 इंटू इसका कंटेंट, 5 इंटू इसका कंटेंट। ये सबको मल्टीप्लाई कर करके, पेयर वाइज मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड कर देते हो तो यू विल गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट मीन ऑफ द डेटा। तो इस डेटा का मीन क्या है वो निकल जाएगा, ठीक है? तो इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हो, मीन भी बोलते हैं ना। तो यहां से लेकर यहां तक अपन लोग चलेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे।
अब देखो वेरिएंस का इसी तरीके से वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, वेरिएंस का अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये होता है कि पहले आप ना हर एक वेरिएबल का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने के बाद उसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। पहले आप हर एक वेरिएबल का स्क्वायर करो, स्क्वायर जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखो ऐसा लिखोगे आप, ये हो गया एक्स वाला कॉलम, हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम, ये ऐसा, और उसके जस्ट बाद ना आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का कॉलम, ये एक्स स्क्वायर का कॉलम, और इसके जस्ट बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, एक्स स्क्वायर को पी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला कॉलम। तो ये वाले कॉलम को अगर जब आप ऐड करोगे ना तो इसको बोलते हैं हम लोग, जब आप वही पूरे कॉलम लिखते जाओगे और ऐड करोगे तो ऐड करोगे ना तो इसको बोलते हैं हम लोग ई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्क्वायर। चलो, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस, इसको एक काम करता हूँ ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, ग्रीन कलर से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएबल का स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो भी रहता है इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये जो वैल्यू आएगी ना इसको बोलते हैं वेरिएंस। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे को पता है कि आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये वेरिएंस जो भी आ जाएगा ना, ये वेरिएंस को हम लोग लिखते हैं वी एक्स से। तो वेरिएंस जो भी आपका आएगा उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यू विल गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ फॉर्मूला ऑफ मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने दिखा दिया है, मीन का भी, वेरिएंस का भी और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी, वो ये होता है कि आप वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर वाइज ऐड करेंगे तो यू विल गेट। अब इसी का ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो आप यू विल गेट वेरिएंस, फिर इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लोगे, यू विल गेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, वो बाइनोमियल, बर्नौली ने बताया था दूसरा फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड मतलब मीन का। ये फॉर्मूला वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल, जितने भी बार आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर जो भी आप सक्सेस चाहते हैं, जो वेरिएबल है उसकी जो वेरिएबल है उसी को हम बोलते हैं उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी इनटू पी। अगर आप ये कर देंगे एन इंटू पी तो यू विल गेट मीन, ये दूसरा फॉर्मूला होता है। वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला देखिए, ये बर्नौली फॉर्मूला भी बोलते हैं ना हम लोग इसको, दोनों एक ही चीज है हालांकि। दूसरा फॉर्मूला वेरिएंस का होता है एन पी क्यू। ये इसको लेके जेई ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, ये वाले फॉर्मूले को लेके। और स्टैंडर्ड डेविएशन का तो वही एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वो है कि जो भी वेरिएंस आपका आता है उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये याद रखना है अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से एक है। ये मीन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल इनटू सक्सेस, जो भी वेरिएबल बोला गया ना, जैसे नंबर ऑफ हेड, तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ, तो पी की जगह आपको वो लिखना है, तो जो वेरिएबल है उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको पी की जगह लिखनी है। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद रखने। ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है ना वो सेकंड वाला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट आपको दोनों ही याद रखना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग मीन को। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स इंटू पी एक्स, या तो होता है एन इंटू पी। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, या तो होता है एन पी क्यू। तो जो आपको मतलब दोनों ही याद रखना है ना, ऐसा है। वेयर क्यू इज नोन एज, आप सबको पता है कि एन क्या होता है, पी क्या होता है और क्यू क्या होता है, ठीक है। तो एक्स को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एक्स को हम लोग जानते हैं वेरिएबल के नाम से। और एक्स का एक और नाम है, वो एक्स का एक और नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएट। वेरिएबल भी बोलते हैं और वेरिएट भी बोलते हैं, VARIATE, वेरिएट भी बोलते हैं ना। तो आप उसको वेरिएबल भी बोल सकते हो और वेरिएट भी बोल सकते हो, और बर्नौली वेरिएबल भी कहलाता है। एक्स को आप बर्नौली वेरिएबल भी बोल सकते हो, सिर्फ वेरिएबल से भी बोल सकते हो, वेरिएट से भी बोल सकते हो, मतलब इतने नाम होते हैं। तो वो क्वेश्चन में ना कुछ भी नाम से लिखा हुआ आ सकता है, तो वो क्वेश्चन में ना कुछ भी नाम से लिखा हुआ आ सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना अपने को। बस तो इतना ही फॉर्मूला आप जेई के लिए करके जाएंगे, एंड इतने ही फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन आ सकता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप के रहते हैं, इतना लिख के रख लो।
N is number of trial, P is success, सिंगल टाइम सक्सेस ऑफ दैट वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल उसका सिंगल टाइम सक्सेस क्या है वो P की जगह लिखना है, और Q मतलब उसी का फेलियर, ठीक है, या उसी का अगेंस्ट। आप सबको पता है कि P प्लस Q 1 होता है, तो P की जो भी वैल्यू आएगी उससे 1 माइनस करोगी तो Q की वैल्यू आ जाएगी। चलिए स्टार्ट। तो ये था अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक बेहतरीन चीज बताता हूं मैं, जब भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अगर आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी का समेशन करते हो, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का समेशन हमेशा 1 आएगा, हमेशा। तो पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी आप लोगों ने जब तक लास्ट तक आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं, तो यू विल गेट समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एज ए 1 हमेशा। चलिए 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 आगे 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 आगे। यस, तो फाइनली हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म होता है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जेई में इतने बार आ चुका है, एक बार और कर लेते हैं। 3% PQR independently try to hit a target if probability of their hitting the targets are 3/4, half, 5/8. Then probability that target is hit by P or Q but not R. But not by R है ना ये, but not by R. तो या तो P ने हिट किया हो, या तो Q ने, या तो दोनों ने, ऐसा। या तो P ने हिट किया हो, या तो Q ने, या तो दोनों ने, बट R ने हिट नहीं किया है। और तीनों के तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, आपको पता है जब तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P Q R, देखो मैं क्या लिखूंगा पता है, क्या क्या केसेस आएंगे मेरे सामने। P ने हिट किया है, Q ने नहीं किया है, और R ने नहीं किया है। या तो ऐसा हो सकता है कि P ने नहीं किया है, Q ने किया है, और R ने नहीं किया है। R को तो करवाना ही नहीं है हमें। या तो ऐसा हो सकता है कि P और Q दोनों ने हिट कर दिया होगा बट R ने नहीं किया होगा। तो जब भी या तो आता है तो हम लोग क्या करते थे, बीच में प्लस लगा देते। बट इंडिविजुअली इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट ना। तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, P की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखूंगा मैं। P की प्रोबेबिलिटी हिटिंग करने की क्या है, 3/4 है, ठीक है। और Q की हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं है, मतलब हिट करने की क्या है, हाफ। तो हिट नहीं करने की भी क्या रहेगी, हाफ, इनटू R की हिट करने की प्रोबेबिलिटी 5/8 है, तो हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी। बस इस तरीके से आप पूरा डेटा लिखोगे, इसी तरीके से सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट 21/64, यही आता है। लग चलो नेक्स्ट देखो 44, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। फॉर 3 इवेंट ABC, एग्जैक्टली वन ऑफ A और B ऑकर्स। पहली बात मैं आपको एक चीज बता दूं, 3 इवेंट वाले केसेस भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसका वीडियो मैंने शेयर किया था वैसे आप लोग को, और पता नहीं आप लोग देखे हो कि नहीं। तो 3 इवेंट वाला जो रहता है, हाँ जी। तो देखिए ये 3 इवेंट है मान लेते हैं हमारा। ये हो गया हमारा बॉक्स, जो हो गया ये सैंपल स्पेस है, और इसके अंदर में मैं 3 सर्कल बना दूं, ठीक है। एक काम करते, तीनों सर्कल अभी मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूँ। ये सेट ए, सेट बी, और ये हो गया सेट सी। अब देखिए सेट ए, सेट बी और सेट सी, आपको पता है यहाँ पर ये जो तीनों में, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ऐसे कुछ एलिमेंट है जो ए और बी और सी तीनों को फेवर कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं, ये वाले सेक्शन को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसको बोला जाता है हमारे को सैंपल स्पेस। यस, अब देखिए ये वो वाला सेक्शन है जो सिर्फ ए और बी में आ रहा है, ओनली ए एंड बी इन दोनों में आ रहा है। ये वाला ये सेक्शन है जो सिर्फ ए और सी में आ रहा है, और ये वाला ऐसा सेक्शन है ग्रीन वाला जो सिर्फ बी और सी में आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ बी एंड सी को फेवर कर रहे हैं, ए को नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, तो अब देखिए, तो फिर ये ग्रीन डॉट्स वाले जो रीजन है ना, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सेट ए को फेवर कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ सेट ए को फेवर कर रहे हैं। ये रेड वाले रीजन देखिए, ये सिर्फ सेट बी को फेवर कर रहे हैं, ओनली बी। और ये वाला अगर मैं रीजन देखूं, ब्लू लाइन, ब्लू डैश वाला, तो ये वो रीजन है जो सिर्फ ओनली सी को फेवर कर रहे हैं,
ओनली सी, ये ऐसा। देखिए, तो ये हो गया है ओनली ए बोलेंगे हम लोग, ओनली सेट ए। ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ सेट ए को फेवर कर रहे हैं, ये ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ सेट बी को फेवर कर रहे हैं, और ये ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ सेट सी को फेवर कर रहे हैं ना। तो आपको पता है ये यहाँ पर ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ ए को फेवर कर रहे हैं, ए को, वहां पर बी और सी नहीं है। तो आपको पता है उसको कैसे लिखते हैं, ये ऐसा, बी और सी नहीं है बट ए है। सिमिलरली आप इसको कैसे लिख सकते हो पता है, ये ब्लू शेडेड रीजन को, इसको, यहाँ सिर्फ ए और बी है, सी नहीं है, ये ऐसा लिखते हैं हम लोग, फेवरिंग ए एंड बी बट नॉट सी। इसी तरीके से ना आप इसको कैसे लिख सकते हो, ओनली सी को, यहाँ ए और बी नहीं है बट सी है, ए और बी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट मतलब बट सी है, ठीक है। वैसे सिमिलरली आप बी को क्या लिख सकते हो, ओनली बी को, यहाँ पर ए और बी, ए और सी नहीं है, बाकी बी बस है। तो ये मतलब तौर तरीका अपने को लिखना आना चाहिए। जैसे ग्रीन शेडेड रीजन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी और सी में क्या नहीं है, ए बस नहीं है, बाकी बी और सी है। तो मतलब ये तरीका होता है इनके लिखने का। अब हमें अगर बोला जाए कि ओनली ए लिख के बताइए, पहली बात तो मैं बोल देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या हो जाता है पता है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर। ये लिख लेना ना, जिसको इसकी मीनिंग नहीं पता है, इसकी मीनिंग होती है एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर। ये हालांकि मैंने पूरा वीडियो शेयर किया हुआ है आपको, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर कहते हैं इसको, या तो ए या तो बी या तो सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ये इसका पूरा प्रूफ भी मैंने दिया हुआ है उसमें, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये पूरा फॉर्मूला होता है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दो दो बार इंटरसेक्शन वाले को माइनस करना है आपको, माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसका फॉर्मूला होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर होने का ये फॉर्मूला। सिर्फ आपको एग्जाम हॉल में ये वाला फॉर्मूला याद करके जाना है, बाकी और भी इसमें फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको अभी तुरंत याद करवा देता हूँ, अपने आप वो तो याद हो जाएंगे, उनका हेडेक नहीं है। बस आपको ये वाला करके जाना है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी होती है कि तीनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ लो, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, फिर एक एक बार तीनों के सॉरी दो दो के पेयरिंग वाली प्रोबेबिलिटी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी, फिर आप एक बार तीनों के इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी को ऐड करें। इसका प्रूफ भी है, वो मैंने वीडियो में, बाकी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी तो उसमें है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी को। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब समझना ना, ग्रीन डैश, ग्रीन शेडेड रीजन, ब्लू डैश वाली लाइन, ब्लू शेडेड रीजन, रेड डैश वाली लाइन, रेड शेडेड रीजन, और पूरा ब्लैक शेडेड रीजन, ये पूरे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी में। तो आपको पता है ये जो व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। जहां पर ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये व्हाइट स्पेस को बोला जाए। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया, चलो इसकी बताइए फॉर्मूला, मतलब इसका फॉर्मूला बताइए, ऐसा मैं बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट या एग्जैक्टली टू इवेंट, मैंने एग्जैक्टली वर्ड यूज कर दिया ना, कोई भी दो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, जैसे मैंने ये बोल दिया एग्जैक्टली दो इवेंट ही आए। तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, आपको ना ये ब्लू शेडेड रीजन, इसका मतलब ये निकालना है, ये ब्लू शेडेड रीजन वाला रीजन प्लस ये रेड शेडेड वाला रीजन, रेड वाला, प्लस ये ग्रीन शेडेड रीजन, ये जो रीजन में एलिमेंट्स आ रहे हैं इनकी प्रोबेबिलिटी बता, क्योंकि यहीं पर ही एग्जैक्टली दो इवेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं यहीं पर, और बाकी सब जगह में तो ये डॉट डॉट वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ग्रीन डॉट, रेड डॉट, ब्लू डॉट, ये डॉट्स वाले में तो एग्जैक्टली वन इवेंट है, और ब्लैक शेडेड रीजन में एग्जैक्टली थ्री इवेंट है, ए बी और सी तीनों है यहाँ पर।
तो ये ब्लू, रेड और ये ग्रीन शेडेड रीजन में एग्जैक्टली 2 इवेंट्स है। तो आप उसको क्या लिख सकते हो पता है? ब्लू को आप लोग क्या लिख सकते हो? ब्लू को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दूं तो ये मेरा ब्लू वाला रीजन है। ये अगर रेड वाला निकालना है आपको, देखो ना, आप देख भी सकते हो, ये ए इंटरसेक्शन बी है, देखो ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी है। इसमें से ब्लैक वाले को माइनस कर दो तो यू विल गेट एग्जैक्टली 2 इवेंट्स। रेड वाले में देखिए, रेड वाले में ए इंटरसेक्शन सी में से, ये ए इंटरसेक्शन सी में से ब्लैक वाला माइनस कर दीजिए। ब्लैक वाला कौन था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी में से ये ब्लैक वाला माइनस कर देंगे। और उसी तरीके से ग्रीन शेडेड रीजन कौन सा है? ग्रीन शेडेड रीजन इधर आ जाता हूँ, ये है बी इंटरसेक्शन सी है, देखो बी और सी, इनमें से ये ब्लैक वाला माइनस कर दो। तो बी इंटरसेक्शन सी में से, बी इंटरसेक्शन सी में से, पूरे बी इंटरसेक्शन सी में से अगर ब्लैक वाला रीजन माइनस कर दोगे तो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 2 इवेंट। इसको थोड़ा सा और सजा के, मतलब ढंग से लिखे अगर हम लोग, सॉरी, तो देखो इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखे हम लोग, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ऐसे कर करके लिखोगे और 3 बार आप माइनस कर दोगे। अगर आप ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो देखोगे ना, यही तो आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 बार, 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको ना इसका फॉर्मूला याद करके जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली 2 इवेंट्स समझने की जरूरत थी कि हम ऐसे ऐसे करके निकालें। एग्जैक्टली 1 इवेंट्स का मतलब क्या है? कि ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम लोग बाकियों का निकाल लेंगे, बट इसका याद करके जाने की जरूरत है कि एटलीस्ट 1 ऑफ द इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो वो ये होती है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और बाकी और भी फॉर्मूले होते हैं इसमें, 3 इवेंट्स वाले में और भी फॉर्मूले होते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास? फॉर 3 इवेंट ए बी सी एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी ऑकर्स, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी ऑकर्स ना, तो एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी ऑकर्स। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा पता है आपको? देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी ऑकर्स, P of A plus P of A minus 2 P of A intersection B। बहुत बढ़िया। 2 बार माइनस क्यों किए? सर एक बार P से P of A से आएगा और एक बार P of B से आएगा तो दोनों हटाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बहुत सही। देखो ये ए और बी दो सेट है, ये दोनों टकरा रहे हैं, तो ये वाला रीजन तो हम लोग क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। बट यहाँ पर बोला है एग्जैक्टली 1 ऑफ ना, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी ऑकर, कोई एक ऑकर हो तो ओनली ए प्लस ओनली बी लेना है। तो ओनली ए को आप कैसे लिखोगे? पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ओनली बी को भी आप कैसे लिखोगे? पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू ना 1/4 दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसी तरीके से एग्जैक्टली 1 ऑफ बी और सी ऑकर का मतलब ये भी है, ये पी बी प्लस पी सी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी 1/4 दी हुई है। और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी, पी ए प्लस पी सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें 1/4 दी हुई है क्वेश्चन में, तीनों की इक्वली लाइकली है। प्रोबेबिलिटी ऑल 3 इवेंट्स ऑकर साइमल्टेनियसली, इसका मतलब बताओ तो जल्दी से। ए बी इंटरसेक्शन सी। बेहतरीन। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का एक साथ ऑकरेंस होना दिया हुआ है 1/16। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 ऑफ द इवेंट ऑकर। एक मिनट ना महेंद्र, आप बताइए इसका मतलब क्या, निकालना क्या? प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ऑफ द इवेंट ऑकर, इसका मतलब महेंद्र को नहीं पता। या तो ए या तो बी या तो सी, लेकिन हाँ तो उसको उसको आना चाहिए। एकदम सही, बट उसको लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सही बोला आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी हाँ सी, सही है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी को ना हम लोग ये बोलते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, सर तो पूरा फॉर्मूला बना ही हुआ पहले से।
हाँ तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन से निकालना है, आपके पास ये वाला फॉर्मूला है जो नीचे मैंने लिखवाया है ये वाला। तो आप एक काम कीजिए, ये गिवन डेटा को अगर आप ये तीनों को, ये तीन इक्वेशन को अगर आप ऐड कर लेते हैं, ऊपर की तीन इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं अगर आप, तो आपको पता है आपको इतने की वैल्यू मिल जाएगी। ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की वैल्यू आप लोग को मिल जाएगी, ये इतने की। तो एक बार करो। सर उसकी डबल की वैल्यू आएगी ना, क्या हुआ? डबल डबल, की वैल्यू आएगी सर, वो डबल दो ना सारे। हाँ डबल आएगी। तो मैं बोल रहा था हाँ वैल्यू सर, मिल डिवाइड जाएगी। बाय तो एक बार करके 3/8 देखो। 3/8 हो जाएगी, 3/8 आ प्लस जाएगी 1/16। और 7 बाय सर ए है ना आंसर? हाँ ए है सर, आ गया ए। ये आएगा। हाँ एक बार देख लीजिए सबको समझ में आ रहा है यस। कि नहीं। अरे यार है। फॉर्मूला समझ में आ गया महेंद्र? यस सर। चलिए 43 from a group of 10 men and 5 women, 4 member committee are to be formed, each of which must contain at least 1 woman। अच्छा तो कमेटी कैसी बनानी है? 10 मैन और 5 वुमेन में से ऐसी कमेटी बनानी है कि 4 लोग की कमेटी बने, बट उसमें से एक हमेशा वुमेन होनी चाहिए। पहले तो सैंपल स्पेस बना लो, इसी को लेके आप सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओ। सैंपल स्पेस के लिए मैं एक काम करूंगा, हाँ जी देखो 3C4 4 लोग की कमेटी बनानी है ना हमें, तो देखो हमेशा एक वुमेन को लेना है, तो वुमेन को पहली प्रायोरिटी दो। 5C1 5 में से कोई एक वुमेन को सेलेक्ट कर लो और फिर बाकी 3 लोग को लड़कों में से ले लो, आदमियों से, सॉरी 10C3। तो 5C1 इंटू 10C3 प्लस या तो 2 वुमेन ले लो और 10 में से कोई 2 मैन ले लो, या तो 5 में से कोई 3 वुमेन ले लो और 10 में से कोई एक मैन को ले लो, या तो 5 में से चारों वुमेन को ले लो और आदमी को लो ही मत, क्योंकि मैन के लिए कोई कंडीशन नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि यहाँ पर कमिटी जब भी बना रहे होगे आप तो एक वुमेन होनी चाहिए, कंपलसरी है कम से कम। तो मैन के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है, बढ़िया। तो सैंपल स्पेस में ये सब आएंगे। 5C1 5 में से कोई एक वुमेन को सेलेक्ट करने के बाद तुरंत बाद में 10 मैन में से कोई 3 को सेलेक्ट करूंगा 4 की कमेटी बनाने के लिए, या तो 2 वुमेन को सेलेक्ट करूंगा और उसी समय 2 मैन को सेलेक्ट करूंगा, या तो 3 वुमेन को और 1 मैन को, या तो 4 वुमेन को और 1 भी मैन को। नहीं तो ये या तो चल रहा है, इसलिए सब केसेस में मल्टीप्लाई प्लस चल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल केसेस के बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, क्योंकि एक वुमेन के बाद तुरंत मुझे दूसरा काम करना है कि 3 मैन को सेलेक्ट करना है 4 की कमेटी बनाने के लिए। तो इसलिए 5C1 इंटू 10C3 ऐसे कर करके हम लोग ये पूरा सैंपल स्पेस बनाते हैं ना। तो 5C1 हमारे पास होता है, NS पहले मैं निकाल लेता हूँ फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा आगे। 5C1 होता है 5C1 इज 5 इंटू 10C3 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 और 120 अपॉन 3 फैक्टोरियल आ रहा है ना। 120। हाँ जी 120 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बधाई महीन। ये हो गया 120। 5C2 होता है हमारा 10 और 10C2 कितना होता है महीन? तो 10 45 होता है क्या? चलो हाँ, 45। 5C3 होता है 5C3 होता है 10 और 10C1 भी 10। चलो आगे बढ़ते हैं। 5C4 होता है 5 और 10C0 होता है 1। चलो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये हो गया 600 700 सर 1155 आ रहा है। 1155 आ रहा है 11। तो देखो ये हमारा NS आ गया ना। इतने केसेस होंगे ग्रुप बनाने के, जब जब कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए कमेटी में। अच्छा, जब भी कमेटी, ग्रुप, सिलेक्शन, क्लास ये सब वर्ड यूज करता है ना, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब C यूज करेंगे, P नहीं, परम्यूटेशन नहीं आएगा, C आएगा। तो ये NS नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस इज 1155। अब हमें क्या बताना है? अब बताना है देन प्रोबेबिलिटी फॉर दिस कमिटी टू हैव मोर देन वुमेन, सॉरी टू हैव मोर वुमेन देन मेन। अच्छा, तो अब हमें इस केसेस के अंदर में से वो वाले केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें वुमेन मेन से ज्यादा होगी। तो एक तो ये वाला केस दिख रहा है हमें और एक ये वाला केस दिख रहा है ना, जहां पर वुमेन मेन से ज्यादा है। तो हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी व्हाट?
तो ये वाली वैल्यू क्या आई थी 5c3 इंटू 10, ये आई थी 10 इंटू 10 100 और 5 इंटू 1 5, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में। ये सही है क्या? देखो एक बार, तो ये होता है 1 जा और ये होता है यस 11, सर 1/11। एक बार सब देख लीजिए और मुझे बताइए ये समझ में आया कि नहीं? 100 + 5 क्यों लिखा है? 100 + 5 ऐसे इतने सारे, ये सैंपल स्पेस में से ही तो बताना रहता है ना प्रोबेबिलिटी। तो सैंपल स्पेस में से ये जो ग्रीन बॉक्स ये वही बस फेवर करेंगे मोर वुमेन देन मेन को, ज्यादा से ज्यादा लेडीज होनी चाहिए एज कम्पेयर टू मैन। तो ये देखो ना, 3 वुमेन 1 मैन, 4 वुमेन 0 मैन, तो यही वाले केसेस बस फेवर करेंगे। तो ये दोनों केसेस की वैल्यू क्या थी? ये लास्ट में लिखा था ना मैंने, ये रहा 100 + 5 105 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, वी विल गेट द आंसर। बढ़िया, चलो मूव करो। हाँ जी, ये क्या है? अ बॉक्स कंटेन 15 ग्रीन एंड 10 येलो बॉल, इफ 10 balls are randomly drawn 1-1, अच्छा एक एक करके निकाल रहे हैं ना, 1-1 मतलब एक एक करके, विथ रिप्लेसमेंट देन वेरायंस, ये देखो आ गया वेरायंस, वेरायंस ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल। तो देखो मीन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, वो होता है एनपी, और वेरायंस का फॉर्मूला मैंने आप लोग को लिखवा दिया है। वेरायंस पे एक काम करता हूँ मैं, वीएक्स लिख देता हूँ। तो वेरायंस का फॉर्मूला होता है एनपीक्यू। तो एक काम करो, आप कितने बार ट्रायल कर रहे हो? 10 टाइम्स ना, 10 बॉल्स एक एक करके निकाल रहा हूँ, तो मेरा ट्रायल टोटल बॉल को निकालने का हो गया 10 टाइम्स। अब बॉक्स कंटेन 15 ग्रीन बॉल, एक बार ग्रीन बॉल, वेरिएंस किसका चाहिए हमें? ग्रीन बॉल का ना, वेरिएबल क्या है मेरा? ग्रीन बॉल है ना। तो एक बार ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15/25, टोटल बॉक्स में 25 बॉल्स हैं, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो इसी समय क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/5। बस हो तो गया, एन पी क्यू को यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट आंसर, खत्म। एन की वैल्यू क्या है? 10, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3/5, और क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2/5। तो 3 2 जा 6, 6 और 12, 12/5 इज द आंसर। लो ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? देख लो। ठीक है, ये बच्चा क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना, बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है ये भी। ये तो वैसे बन गया होगा और आप लोग ट्राई किए होगी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अरे ये तो सेम मैंने बता दिया पहले भी, जेई ने शायद रिपीट किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला तो अटेम्प्ट कर कॉपी लेना, बहुत इजी है, कल वाली क्लास में ये हो चुका है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ जाए। हाँ जी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे बन गया नवीन, ये वाला क्वेश्चन। चलिए, तो ना विथ रिप्लेसमेंट बात की जा रही है ना यहाँ पर। तो आपको पता है रियल रूट्स होने के लिए क्या होता है? डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा पहली बात ना, सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए सैंपल स्पेस इकट्ठा करने का। तो देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, आपको पता है पी और क्यू दो नंबर चूज करने हैं फ्रॉम द सेट 1 से 10। तो आप मुझे बताइए पी के लिए कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन। और क्यू के लिए कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन। तो आपको पता है टोटल आप ना ऐसे में 100 पेयर्स बना सकते हो पी और क्यू के। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, 100 पेयर्स पी और क्यू के आएंगे। उनमें से कुछ पेयर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को रियल कर रहे होंगे, तो वो कितने पेयर होंगे उसकी गिनती गिनना है। तो मैं बोलता हूँ आप उल्टा करो, आप उल्टा करो ना, आप ये पता लगा लो कि डी लेस देन 0 कब कब हो रहा है। उल्टा करो, रूट्स आर रियल नहीं, रूट्स आर अनरियल के लिए अपन करते हैं। तो हो जाएगा पी स्क्वायर -4q लेस देन 0, ये ऐसा। ठीक है, तो इसको आप ऐसा कर लीजिए, 4q इज ग्रेटर देन पी स्क्वायर, यही लिख देता हूं मैं, 4q इज ग्रेटर देन पी स्क्वायर। चलिए 4q है। अब आप एक काम करेंगे, एक एक करके हिट एंड ट्रायल पुट कर करके आपको q की वैल्यू और p की वैल्यू निकालनी है। पहले q की वैल्यू पुट करो, और q की वैल्यू पुट करते करते आप देखेंगे p की वैल्यू क्या आती है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसको मद्देनजर रखते हुए देखो, अगर मैं q1 रखता हूं तो मजबूरी में आपको पता है p भी 1 ही होगा। पता है क्यों? क्यों 1 होगा? क्योंकि अगर आप p को 2 ले लोगे तो 2 का स्क्वायर, देखो q को 1 और p को 2, अगर q को 1 और p को 2 ले लेते हो तो ये बैलेंसिंग नहीं होगी। क्यों पता है? क्योंकि 4 = 4 होता है। बराबर हो जाएगा।
तो वो इनइक्वालिटी बैलेंसिंग नहीं हो पाई। तो इसका मतलब अगर Q को 1 लेता हूं मैं तो P को 1 ही लेना पड़ेगा, तो ये एक ही पेयर हुआ। अब मैं Q को 2 ले लेता हूँ, तो आपको पता है P में क्या क्या ले सकता हूँ, 4 2 जा 8 होता है ना, तो 8 से छोटे कौन कौन से स्क्वायर होते हैं, 8 से छोटे स्क्वायर में कौन कौन आता है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसका मतलब P की वैल्यू मैं 1 और 2 दोनों पुट कर सकता हूँ। देखो अगर मैं Q की वैल्यू 3 लेता हूँ, 4 3 जा 12 होता है LHS में, तो 12 से स्क्वायर छोटा कौन कौन होता है, 12 से छोटे स्क्वायर्स 1 2 और 3 के होते हैं। तो आपको पता है P की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 1 2 3, ये ऐसा। चलो अगर मैं Q की वैल्यू 4 लेता हूँ, तो 4 इंटू 4 क्या होता है, 16। तो 16 से छोटे स्क्वायर कौन कौन होते हैं, 16 से छोटा वही 1 2 3 होगा, तो P की वैल्यू फिर से वही आएगी 1 2 3। आपको पता है ये सब क्या है, ये सब पेयरिंग्स है। ये वो पेयरिंग है जो D लेस देन 0 को फेवर कर रहे हैं। कौन कौन से पेयरिंग, P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 1, ये हो गया एक पेयर ऐसा। P की वैल्यू 1 Q की वैल्यू 2, P की वैल्यू 2 Q की वैल्यू 2, ऐसे कर करके पूरे पेयरिंग्स निकाल रहे हैं। तो जितनी P की वैल्यू आएगी ना उतने पेयरिंग्स बनते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है। अगर मैं Q की वैल्यू 5 लेता हूँ, तो 4 इंटू 5 LHS में हो जाएगा, 4 इंटू 5 20। तो 20 से छोटे क्या क्या स्क्वायर होते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब P की वैल्यू आ जाएगी 1 भी आएगी 2 भी आएगी। ये देखो ना, सबको पुट करो तो इक्वेशन 1 सेटिस्फाई होता रहेगा। अच्छा आपको पता है Q की वैल्यू 6 में भी यही होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 36 से छोटे कौन कौन होते हैं, वही 1 2 3 4 और 5, ये तीनों आएंगे, 5 भी आएगा इस बार। तो ऐसे ही करते करते आपको ये देखना है कि Q की वैल्यू 10 तक कितने पेयरिंग आ रहे हैं। और आप ध्यान रखिएगा जितनी P की वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ एक बार ये वैल्यू, तो यहाँ पर एक पेयर हो जाएगा। अगर P की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 पेयर हो जाएगा। ऐसे करते करते आपको काउंटिंग करनी है। 38 आ रही है, 38 वैल्यू। 38 आती है क्या, 38 तो नहीं आएगी, और भी आएगी ना। 39 आ रहा है। Q की वैल्यू 7, ऐसे करते करते आएगी। 38 है सर। अच्छा 38 आते हैं क्या, ठीक है है। ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लेना, 38 पेयर्स आएंगे। अच्छा पेयर टोटल कितने थे, 100। बट मुझे क्या निकालना था, रूट्स आर रियल, मैंने क्या निकाला, रूट्स आर अनरियल। तो फेवरेबल पेयर्स क्या क्या रहेंगे हमारे पास, दैट विल बी 100 माइनस 32, ये हो गए फेवरेबल पेयर्स, 100 माइनस 38, और डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस में क्या आ जाएंगे, 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 31/50। और भी आएंगे ना इसके बाद, मैंने सॉल्व नहीं किया। Q की वैल्यू 7, फिर Q की वैल्यू 8, फिर Q की वैल्यू 9, फिर Q की वैल्यू 10। ऐसे करते करते आपको सबके लिए सॉल्व करना है। तो आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो जैसा पार्थ बता रहा है कि 38 पेयर्स आएंगे। 38 पेयर्स कैसे आप निकालोगे, जितनी जितनी डिफरेंट डिफरेंट P की वैल्यू आ रही है, P की वैल्यू 1 यहाँ पर, P की वैल्यू यहाँ पर 1 और 2, तो 2 पेयर हो जाएंगे, P की वैल्यू 1 2 3 तो 3 पेयर हो जाएंगे। ऐसे कर करके आप पूरे पेयर काउंट कर सकते हो। तो ये ना क्वाड्रेटिक के साथ साथ प्रोबेबिलिटी को अच्छा यूज किया था जी। चलो आगे बढ़े। देखिए बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अब बायस्ड कॉइन विद प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है ऑब्वियसली, of showing head is tossed until a head appears for the first time. If probability that number of tosses required is even, number of tosses required is even, is 2/5, then P is equals to। एक बार क्वेश्चन और read पूरा सेम। देखिए, इनका कहना एकदम अरे सही है। सर मैं आप जानता इसको हूँ। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, क्वेश्चन में दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एट P। या तो हेड आएगा या तो टेल, तो फिर टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस P। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जब भी सक्सेस हेड, देखो सक्सेस मतलब क्या है कि हेड आना, लेकिन हेड कब आएगा, ऐसा बोल रहा है जब भी इवन टाइम आप क्रॉस करोगे। इवन मतलब या तो 2 बार या तो 4 बार। मतलब जब भी आप एक बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो उसको करने के दौरान आपको हेड चाहिए, तो उसी समय आप 2 बार टॉस कर रहे हो, या तो 4 बार कर रहे हो, या तो 6 बार कर रहे हो। अब ये या तो चल रहा है, तो पता नहीं कितने बार होने वाला है। तो देखिए ऐसा हो सकता है ना, पहले टेल आ जाए फिर हेड, या तो ये, या तो ट्रिपल टी आ जाए फिर हेड आ जाए, या तो 1 2 3 4 5 टेल आ जाए फिर हेड आ जाए,
और यही चलते रहेगा अपना इनफाइनाइट टाइम्स। और आपको पता है ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहला टेल आ रहा है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हेड आएगा कि टेल, ठीक है। तो पहले टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी, इंडिपेंडेंट इवेंट है, और हेड की है पी। उसी तरीके से टेल 3 बार आ रहा है तो वो हो जाएगा 1 माइनस पी का क्यूब, और उसी समय हेड आ जाएगा तो पी आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। उसी तरीके से 1 माइनस पी का पावर 5 और इंटू हेड, वो आ रही है प्रोबेबिलिटी पी, और ये चलते जा रहा है इनफाइनाइट। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2/5, इसी की वैल्यू। तो आपको पता है ये जीपी है, और जीपी का फर्स्ट टर्म आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस पी इंटू पी अपॉन कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है, आगे वाले को पीछे से डिवाइड करो, तो इसको इससे डिवाइड करो तो देखना कॉमन रेशियो आ जाएगा 1 माइनस पी का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस पी का स्क्वायर, ये हो गया कॉमन रेशियो। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ये होता है ना, एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म है ए पी इंटू 1 माइनस पी, और कॉमन रेशियो है 1 माइनस पी स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी हुई है 2/5। आप इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपली सॉल्व कीजिए, आपको पी की वैल्यू 1/3 मिल जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट जीपी को यूज करवाया था इसमें। चलिए नेक्स्ट मूव करें। चलो ये तो पूरा बर्नौली का एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एकदम ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया था बर्नौली में, कि यहाँ पर ये क्वेश्चन अपन क्लास में भी किए हुए हैं हालांकि, कि ऐसा बोला गया इसमें, एन एक्सपेरिमेंट ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी पी है, और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 2 है, ट्वाइस है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 1। तो पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/3। तो आपको पता है सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 रहेगी, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 रहेगी। आपको चाहिए कम से कम 5 सक्सेस चाहिए 6 ट्रायल में। तो आप इसको कैसे अटेंड करोगे, ये ऐसा लिख दोगे ना, 6C5 2/3 के पावर में 5 इंटू 1/3 के पावर में 1। 5 कम into से 1 कम by 3. 5 सक्सेस। तो ज्यादा से ज्यादा कितना सक्सेस, 6 सक्सेस आ Yes. सकता है। तो 2/3 के पावर में 6 इंटू 1/3 के पावर में 0। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो बर्नौली ट्रायल का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया था, सक्सेस और फेल में फेल की जो प्रोबेबिलिटी है उसका डबल है सक्सेस प्रोबेबिलिटी के तौर पे। स्क्रीन चले गई. आ जाइए कहाँ गए? मैं भी आ गया, लो मैं भी गायब थे इतना देर से। चलो आपकी आवाज बहुत कट आपका नेटवर्क सही नहीं है ना, तो बार बार मत बोलो। चलो देखो, ए और बी दो रही इवेंट, है. सर यहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 3/20 है। तो आपको बताना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ ए ऑब्लिक ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन में से एक था। देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाता है ये। तो एक काम करते हैं हम लोग ना वेन डायग्राम से देखते हैं क्या आएगा। एक्चुअली ना 2 मिनट के लिए, मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी को 2 मिनट के लिए सी मान लूं, 2 मिनट के लिए, तो आपको पता है आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी। अच्छा, ए बाय सी का मतलब क्या होता है, ये ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पीसी। अब मैं वापस से सी की वैल्यू डाल देता हूँ, क्या मैंने सी लिया हुआ है, वो मैंने लिया हुआ है ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर डाल दो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 3/20 है, तो ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 17/20। तो वो तो डिनोमिनेटर में अपन ऐसे पुट कर लेंगे,
और ये जो है ना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आपको वेन डायग्राम से ही निकालना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, ये देखो, ये होता है सेट ए और ये होता है सेट बी, और आपको पता है ये होता है अपना ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाता है, ओनली ए ओनली बी, और ये हो जाएगा सर वाई। इसका ठीक है, सर अब आप ना इसको ना आंसर ए के साथ सर इंटरसेक्शन आंसर नहीं आ करोगे, रहा है। तो इंटरसेक्शन जैसे आप ए के साथ करोगे ना, तो आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल देगा ओनली ए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा ओनली ए, ओनली बी और व्हाइट स्पेस। जैसे उसको मैं सेट ए के साथ कॉम्प्लीमेंट करूंगा, सॉरी इंटरसेक्शन करूंगा, तो ये आ जाएगा ओनली ए। तो इसका मतलब न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, ओनली ए है। तो ओनली ए को आप लोग क्या लिख सकते हो, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओनली ए को यही लिखते हैं अपन, अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मतलब कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ए वन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बस अब आप इसकी वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द आंसर। तो देखो आपके पास पी ए की वैल्यू है 2/5, ए इंटरसेक्शन बी है 3/20, और नीचे आप क्या लिखोगे, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ऐसा है ना, फिर से आप देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा पता है, ओनली ए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लीजिए, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में ओनली ए के हिसाब से लिखा है, और नीचे में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो वो क्या रहेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। चलो आगे बढ़ा जाए, तो इसकी आंसर देख लेना, 5/17 आ रही होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में बस मैं बस सर आपको नेगेटिव नेगेटिव आ रही सर है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा नहीं आ रहा है सर, बी आ रहा है। पॉसिबल ही नहीं, नेगेटिव तो दिख रहा है, आएगा ही नहीं, क्या बोल रहे हो। है। सर ए इंटरसेक्शन बी तो आपका वो हो गया 17/20। क्वेश्चन में देखो ढंग से। अरे यार, अरे सर ठीक है सर, ठीक अच्छा है एक ठीक चीज है। मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना खुद से ही। जब भी 3 इवेंट दिए रहते हैं, जैसे पी क्यू और आर, ये 3 इवेंट है, और आपको देखना है कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो पहले तो आपको ये चेक करना रहता है कि अपना ये इवेंट को कितने एलिमेंट लोग फेवर कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स पूरे एलिमेंट लिखो, और आप फिर तुरंत ये देखो पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आ रहा है, क्यू इंटरसेक्शन आर क्या आ रहा है, और पी इंटरसेक्शन आर क्या आ रहा है, पहले ये निकालना जरूरी है, क्योंकि ये जब निकालोगे तभी तो आप प्रोबेबिलिटी। चलो एक मैं करके दिखा देता हूँ। चलो देखो, a two fair 6 phase डाइस, ठीक है, 2 6 phase डाइस वाले ए को ड्रॉ मतलब थ्रो किया गया, जिसका नाम, एक डाई का नाम है ए और एक डाई का नाम है बी, डाइस का इवेंट इवन डिक्लेयर किया गया है कि ए डाइस ना 4 शो करे। तो ए डाई अगर 4 शो करे तो इवेंट इवन क्या रहेगा हमारे पास, आपको पता है पहला डाई 4 शो करे, तो यही तो होगा, देखो 4,1 4,2, ऐसे ही तो हो सकता है, ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा 4,6। ये फेवरेबल पेयरिंग है इवन के लिए। E2 के लिए ये बोला गया है कि इवेंट बी E2 मतलब सेकेंड डाई 2 शो करे, तो 2 शो करे ना, तो ये हो सकता है 1,2, फिर ये हो सकता है 2,2, फिर ये ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा 2,6। उल्टा गलत लिख दिया मैंने, ये लास्ट वाला आ जाएगा 6,2। ये इतने लोग E1 E2 ऐसा फेवर कर रहे हैं। अब E3 में आते हैं, E3 में ये बोला गया है हमें, E3 इज द इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाई इज ऑड। देखिए सम तो ऑड क्या क्या आते हैं, एक तो सम आता है 3, एक आता है 5, एक आता है 7, एक आता है 9, एक आता है 11, इतने सम आते हैं। अब सम 3 को फेवर करने वाले 2 लोग होते हैं, एक होता है 1,2 और एक होता है 2,1। सम 5 को फेवर करने वाले कौन कौन होते हैं, 1,4, 4,1, 2,3, 3,2। ऐसे कर करके पूरे पेयरिंग E3 में आपको लिखना है, जो सम 3, 5, 7, 9 और 11 जितने भी आ रहे हैं सब पेयरिंग। अब आप क्या करेंगे, मैं सिर्फ E1 और E2 करके दिखा रहा हूँ आपको। E1 की अब अच्छा आपको ही पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा स्टार्टिंग इससे से करना चाहिए हमेशा, वैसे वो क्या कि जब भी 2 डाई को रोल करोगे तो आउटपुट कितने आएंगे, 36।
ये इतने टाइप की टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस 36 आएंगे। तो आप ना सबसे पहले इवेंट इवन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इवेंट इवन की 6 पेयरिंग फेवर कर रहे हैं आउट ऑफ 36, तो इवन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। E2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अब अपन। E2 को भी 6 लोग फेवर कर रहे हैं आउट ऑफ 36, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अब आप ना E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो उसके लिए ना सबसे पहले अपन लोग को निकालना पड़ेगा E1 इंटरसेक्शन E2 को कितने लोग फेवर कर रहे हैं, उनके एलिमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले वो निकालोगे, E1 इंटरसेक्शन E2 ये कितने लोग हैं यहाँ पर। तो आप देख लो, तो देखो ये दोनों कब टकराएंगे, जब यहाँ पर रास्ते में 4,2 आएगा, 4,2 4,2 एक ही पेयरिंग फेवर कर रही है। देखो यहाँ पर दोनों 4,2 4,2 आउट ऑफ 36, तो हो जाएगा 1/36। E1 इंटरसेक्शन E2 एक ही पेयर फेवर कर रहा है। तो अब आप क्या चेक करोगे पता है, इंडिपेंडेंट के लिए क्या चेक किया जाता है, E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लीकेशन क्या इसके बराबर आ रही है। हाँ जी आ रही है, यस। तो E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, बट इसको आंख बंद करके टिक करके मत आ जाना, बहुत लोग यही गड़बड़ करते हैं। क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, आप देखना ये ट्रू आएगा, ये सब ट्रू आता है। बट ये ट्रू नहीं आता क्योंकि ना E1 E2 और E3 के इंटरसेक्शन का रिजल्ट 0 आता है, तो वो आपको चेक करना रहेगा ना। बढ़ते पार्ट, लो वेरिएंस वाला फिर से आ गया। ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है। इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल वेरिएट, ये देखो वेरिएट लिखा हुआ आ गया ना, आर 2 and 1। मीन का फॉर्मूला होता है NP इज इक्वल टू 2, और क्या दिया हुआ है NPQ, ये वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 1। देन प्रोबेबिलिटी दैट x टेन का वैल्यू ग्रेटर, ठीक है आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए तो आप क्या करोगे, ये दोनों को डिवाइड डिस्कस कर लेते हैं ना क्वेश्चन। तो ये दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से Q की वैल्यू आपकी आ गई हाफ। अच्छा Q हाफ है तो P भी हाफ ही होगा, क्योंकि P प्लस Q 1 होता है हमेशा। अब इसमें क्या बोला है, देन प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स अ वैल्यू ग्रेटर देन, अच्छा आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, x टेक्स अ वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है ना, ये ऐसा x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो आप इसका मतलब क्या होता है पता है, कम से कम एक जगह सक्सेस मिले। इसका मतलब ये होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब कम से कम एक जगह सक्सेस मिले। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक भी जगह सक्सेस नहीं है, x की वैल्यू 0 का मतलब एक भी जगह सक्सेस नहीं है। तो बर्नौली का फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर 1 माइनस NC0। n की वैल्यू कैसे निकालोगे, हाँ जी ये देखो, आप ना ये p की वैल्यू हाफ यहाँ पर पुट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो नंबर ऑफ ट्रायल 4 बार हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो 1 माइनस 4C0, एक भी जगह सक्सेस नहीं चाहिए, हाफ का पावर 0, और क्यू का पावर 4। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आता है, देखना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट हो गया 1 माइनस 1/16, इसका मतलब 15/16 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 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 अरे वाह अल्टीमेट क्वेश्चन ये भी। और मेरा सवाल, हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, इफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ a triangle are decided by the three throws of single paired eye, then probability that triangle is of maximum area given that it is a isosceles triangle. If length of the sides of a triangle are decided by three throws of a single paired eye, ना एक डाई को 3 बार थ्रो करेंगे तो जो उसके ऊपर में आएगी ना, टॉप में जो नंबर शो करेगा वो ट्राइंगल की साइड है। बट यहाँ पर बोल दिया गया है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस आ चुका है, then probability that triangle is of maximum area given that it is isosceles। तो इस बार सैंपल स्पेस का काम ना आइसोसेलेस ट्राइंगल करेगा। तो उसमें से आपको बताना है कि जो मैक्सिमम एरिया वाला ट्राइंगल है वो कितने हैं, जितने भी हैं डिवाइडेड बाय आइसोसेलेस वाले ट्राइंगल कितने हैं। एग्जांपल आइसोसेलेस वाला ट्राइंगल 20 है और मैक्सिमम एरिया वाले ट्राइंगल 3 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/20। इस टाइप का रहेगा। स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
टड़ंग 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 टड़ंग। हाँ भाई पार्थम, सर मैं उल्टा लिख लिया था सर। चलो देखिए, सबसे पहले ना हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऐसे कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल आए। मेन तो वही है ना इस क्वेश्चन, यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल कितने आएंगे। देखिए, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या होगा, देखो जब पहला डाई मतलब 1 1 दिखा दे और तीसरी वैल्यू ए रहे, देखो कोई भी दो वैल्यू 1 रहे और एक वैल्यू कोई ए है, ए मैं निकाल लूंगा। आपको पता है ना ट्राइंगल का एक रूल है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो ये तो एक रूल है, कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो अगर जब भी मैं 1,1, ए लेता हूं, तो इस केस में 1 मतलब ए की वैल्यू क्या रहेगी पता है, ए शुड बी लेस देन 1 + 1, तो ए शुड बी लेस देन 2। अच्छा, ए की वैल्यू 2 से कम रहनी चाहिए। अगर मैं साइड लेंथ आइसोसेलेस की 1 1 ले लेता हूं तो ए की वैल्यू 2 से छोटी, मतलब तीसरे डाई में भी 1 1 ही दिखाना चाहिए। ए लेस देन 2 का मतलब क्या, तीसरा डाई भी 1 ही दिखाना चाहिए। तो इस टाइप का एक ही ट्राइंगल होगा और वो ट्राइंगल का नाम इक्विलेटरल होगा। अगर साइड लेंथ 1 1 हो जाती है तो दूसरे ट्राइंगल की साइड लेंथ, सॉरी, तीसरा डाई भी 1 ही शो करना चाहिए। अगर मैं ऐसा ले लूं कि पहले दो डाई 2 और 2 शो कर दिया आइसोसेलेस, और तीसरा मैं ए ले लूं फिर से, तो ए क्या होगा, लेस देन सम ऑफ एनी टू साइड। तो ए की वैल्यू क्या होगी इस बार, लेस देन 4। तो ए की वैल्यू क्या क्या आ सकती है इस बार, ए की वैल्यू आ सकती है 1, 2, 3। तो यहाँ से 3 ट्राइंगल बनेंगे, ऐसे 3 ट्राइंगल आइसोसेलेस के बनेंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं साइड लेंथ 3, 3, ए ले लूं, तो वही सेम लॉजिक, ए शुड बी लेस देन 3 + 3, तो ए शुड बी लेस देन 6। अच्छा, ए की वैल्यू अगर 6 से छोटी तो क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे 6 ट्राइंगल बनेंगे, 5 ट्राइंगल बनेंगे जिनकी साइड लेंथ 3 3 रहेगी और बाकी दूसरी साइड लेंथ कुछ भी हो सकती है। अच्छा, इसी तरीके से और आगे बढ़े हम लोग, अगर 4, 4, ए ले लूं मैं, तो यहाँ पर भी वही रहेगा, ए लेस देन 4 + 4, 4 + 4 मतलब लेस देन 8। 8 से छोटे नंबर तो सभी होते हैं, तो तीसरा डाई में सभी दिखा देगा, 1 2 3 4 5 6, ये सभी चलेंगे ना, क्योंकि ये सब के सब 8 से छोटे होते हैं। अच्छा, सेम फॉर इसके लिए भी रहेगा, 5, 5, 8। अगर दो साइड लेंथ 5 5 की है और अगर दो साइड लेंथ 6 6 की है, तो इन सब के लिए भी यही सेम केस आएंगे, 6 ट्राइंगल यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो साइड लेंथ जब 6, 6, ए है या 5, 5, ए है या 4, 4, ए है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पर आ जाएंगे 18 ट्राइंगल्स। कैसे, क्योंकि ए की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ये 18 ट्राइंगल्स आएंगे। ये 5 ट्राइंगल्स हो गए, ये 3 ट्राइंगल्स हो गए, और ये हो गए 1 और, तो 18 18 + 1 19, 19 + 8 = 27। तो देखिए टोटल 27 ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे आइसोसेलेस। एक बार और देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो।
इतने आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं। मैंने क्या क्या लिया है, साइड लेंथ 1,1, समथिंग, और उससे निकाल रहा हूँ, फिर 2,2, समथिंग, और साइड लेंथ 6 से ज्यादा जा नहीं सकता है, क्योंकि डाइस थ्रो कर रहे हो, डाइस में टोटल नंबर जो होते हैं वो 1 से लेकर 6 ही होते हैं। और सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड का लॉजिक लगा के हम लोग ट्राइंगल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो देयर आर 27 ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप लोग को क्या लगता है, कॉमन सेंस आपका क्या कहता है, सबसे बड़ा एरिया का ट्राइंगल कौन होगा इन सब में? सर 666। ऑब्वियसली जिसका साइड लेंथ सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा ट्राइंगल होगा। जब साइड लेंथ सबसे बड़ा तो वही सबसे बड़ा एरिया ज्यादा कैरी करेगा। तो एक ही ऐसा ट्राइंगल होगा जो ज्यादा एरिया कैरी कर रहा होगा, वो है 6,6,6। तो वो एक ही ट्राइंगल होगा आउट ऑफ 27। तो सर प्रोबेबिलिटी लेकिन विल बी 1/27। आइसोसेलेस बोला है क्या? हाँ जी, आइसोसेलेस बोला है क्या? तो तीनों साइड इक्वल नहीं हो सकते। ओए महेंद्र, इक्विलेटरल जो है महेंद्र, वह आइसोसेलेस की फैमिली का एक पार्ट है। ओके सर। हाँ जी, देखो आइसोसेलेस के लिए क्या कंडीशन है, एटलीस्ट टू साइड मस्ट बी इक्वल, ये आइसोसेलेस के लिए कंडीशन होती है। और इक्विलेटरल के लिए कि ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो आइसोसेलेस के अंदर में आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना वो एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल रहती है इक्विलेटरल। ठीक है सर। ठीक है महीन बाहुबली। चलो ये सबको आ गया समझ में, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन में से एक था। सेम यही आप नीचे भी लिख सकते हो ना, सेम यही फॉलो रहेगा। चलिए इसका बताइए। अच्छा ये थोड़ा सा टफ है। टफ अभी इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि आपको बाइनोमियल और पावर सेट दोनों आना चाहिए, बाइनोमियल भी आना चाहिए तब जाके क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को। विदाउट बाइनोमियल मुझे लगता है ये बताना बहुत टफ है आप लोग को, मतलब आपको फील करना। तो ये होल्ड कर रहे हैं, लेकिन बाइनोमियल हम लोग पढ़ेंगे जरूर। तो वहां की स्लाइड में ऑलरेडी वाला क्वेश्चन है, वापस से बाइनोमियल की स्लाइड में वाला क्वेश्चन है। फिलहाल मैं आंसर तो बता देता हूँ कैसे लाते हैं, फिर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं बता ही रहा हूँ, फिर भी सॉल्यूशन में बताएगा। लेट एक्स बी द सेट कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक एक्स है जिसके अंदर मैं मान लेता हूँ 10 एलिमेंट्स, मान लेता हूँ वो यही है, यही मान लो आप 1 से लेकर 10 तक। पावर सेट, पावर सेट पता है कैसे निकाला जाता है? पावर सेट निकालने का तरीका होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उनको 2 के पावर में डाल दीजिए। तो 2 का पावर n इज नोन एज पावर सेट ऑफ x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो उसके लिए सेट चैप्टर आपको आना चाहिए, तब जाके आप ये बना पाओगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 चैप्टर को यूज करके क्वेश्चन बनाया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इतने टाइप के पावर सेट आएंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पावर सेट विल बी 2 का पावर 10। इफ a and b आर पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम x, ए और बी क्या रहते हैं पता है? पावर सेट के अंदर में जो सेट्स होते हैं, पावर सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट। व्हाट इज सेट? एक्स के जितने भी सबसेट बनाओगे आप, एक्स के जितने भी सबसेट बनाओगे, जितने भी टुकड़े बनाओगे आप सेट एक्स के, उस पूरे सबसेट को आप पावर सेट के अंदर में डाल सकते हो। दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ पावर सेट। पावर सेट का डेफिनेशन ये होता है, पावर सेट ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ एवरी सेट ऑफ एक्स। तो अब इनमें से 2 सेट को आप पिकअप कर रहे हो, पावर सेट में से 2 सेट को पिकअप कर रहे हो। ठीक है, इफ a and b are picked up at random from px with replacement, then probability that a and b have equal number of elements। तो अब आपको ये बताना है कि a और b जो 2 सेट आप निकाल रहे हो पावर सेट में से, वो दोनों के दोनों इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं हम लोग। देखिए अब पावर सेट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेट ए और सेट बी है। ठीक है, तो आपको ये गिनती गिननी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें इक्वल होगा।
जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ एक बार। अगर x की वैल्यू मान लेते हैं 1,2,3 है, तो ना आप इसके सबसेट बनाएंगे। सबसेट कैसे बनाया जाता है, देखो सिंगल एलिमेंट वाले आप सेट बनाइए, वो गए ये ऐसा, सिंगल एलिमेंट वाले ये रहे, ठीक है। फिर अब डबल एलिमेंट वाले बनाइए 1,2 ये ऐसा, फिर 1,3। तो ना ये इसको बोलते हैं पावर सेट ना। आप उसके टुकड़े बना बना के उसको फिर से कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंदर में लिखोगे तो उसको बोलते हैं पावर सेट। तो आपको पता है कॉमन सेंस क्या कहता है, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, जबरदस्त लॉजिक है, इससे आप अपना लॉजिक डेवलप कर सकते हो। 1,3 फिर क्या आएगा 2,3, ये दो दो एलिमेंट वाले हो गए हमारे सबसेट। दो दो एलिमेंट वाले सबसेट खत्म। अब आप आ जाइए तीन एलिमेंट वाले। तो तीन वाले कितने, एक ही बनेंगे, क्योंकि ओरिजिनल सेट में तीन ही एलिमेंट है। तो आपको पता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एक्स भी ना खुद का सबसेट भी होगा। ये पूरे को बड़े से कर्ली ब्रैकेट में रख दोगे ना, तो 1,2,3 का पावर सेट आ गया। अच्छा एक और सेट आएगा जो आपको लिखना है, वो है 5। नल सेट को भी लिखा जाता है। तो नल सेट, तो आपको पता है इसके कितने एलिमेंट्स थे, टोटल एलिमेंट्स 3 थे। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे आपको पता है, पावर सेट में एलिमेंट्स आएंगे 2 का पावर 3, 8 आएंगे, गिन भी सकते हो। सिंगल एलिमेंट वाले 3 है देखो, डबल एलिमेंट वाले 2 है, ट्रिपल एलिमेंट वाला 1 है, और 5 भी एक नल सेट भी काउंट करना रहता है। तो टोटल आप देखो पावर सेट में 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए, पावर सेट के अंदर में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट कैरी करने वाला सेट है, मार्क माय वर्ड्स, पावर सेट के अंदर में पावर सेट पीएक्स के अंदर में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट कैरी करने वाला सेट है, वो सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो ओरिजिनल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से मैच करेंगे, हमेशा हमेशा वही रहेंगे। ये देखो 3 एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, तो ओरिजिनल सेट में भी 3 ही एलिमेंट रहेंगे। इसका मतलब सेट ए और सेट बी जो मैं पीएक्स से पिकअप करूंगा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सेट ए और सेट बी में ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट्स रहेंगे, क्योंकि ओरिजिनल एक्स में 10 एलिमेंट्स है। तो सेट ए और सेट बी में ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट्स रहेंगे। तो आपको पता है इसको थोड़ा बाइनोमियल से किया जाता है इसके बाद, कि सेट ए को मैं बोलूंगा 10 में से कोई भी के एलिमेंट्स में सेलेक्ट करूंगा, और उसी समय बी में से भी 10 में से कोई भी के एलिमेंट्स में सेलेक्ट कर लूंगा। सेम एलिमेंट सेलेक्ट करना है, 10 में से कोई 3 एलिमेंट मान लेता हूं मैं सेट ए के लिए लिया, तो 10 में से कोई भी 3 एलिमेंट मान लीजिए सेट बी के लिए भी ले लीजिए, कोई भी 3। सेम एलिमेंट्स नहीं बोला है ना, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला है। तो एक के बाद एक काम करना है, इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना है। बट यहाँ पर जो के है ना, वो 0 भी हो सकता है। मतलब क्या सर, कि 10 में से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट मत करो, तो सेट ए भी 5 कहलाएगा, सेट बी भी 5 कहलाएगा उससे। तो 0 एलिमेंट वाले, 1 एलिमेंट वाले, 2 एलिमेंट वाले, ऐसे करते करते आपको काउंटिंग करना है, ठीक है। तो अगर मैं 10 में से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर सेट ए, तो सेट बी के लिए भी 10 में से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं 10 तक जा सकता हूँ, 10 से ज्यादा एलिमेंट्स हो नहीं सकते सेट ए और सेट बी को अलग अलग मैं गिनती गिनूं तो सेट ए में ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट होंगे, सेट बी में भी ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट। तो इतने चीज को, क्योंकि ये एक के बाद एक करना है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब ये 10c के और 10c को सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो है बाइनोमियल। अब उसको करने का तरीका क्या होता है मैं बता देता हूँ, और आपको आ जाता है समझ में तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर सॉरी। 10c के इंटू 10c के, इसको सॉल्व करना है। और जहां पर के की वैल्यू आप 0 से लेकर 10 तक पूरा ले जा सकते हो। तो आपको पता है इसको सॉल्व करने का टेक्निक है बाइनोमियल में, ये ऐसा 1 प्लस एक्स के पावर में दोनों का पावर ना, ये जो रहता है ना बाइनोमियल में ट्रिक बताया गया इसका, ये दोनों का पावर को ऐड कर दो, और 1 प्लस एक्स के पावर में 20 जो है ना, आप लोग में से किसी को आता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 10 निकाल दो यहाँ से। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 10 फ्रॉम 1 प्लस एक्स की पावर में 20 इज द समेशन वैल्यू ऑफ 10ck और 10ck। तो ये आप लोग को अगर पता होगी तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर में 10 वो ये रहता है 20c10। तो ये जितने लोग को बाइनोमियल का लॉजिक है, ये जितने लोग को ये आता है उन्हीं लोग ये समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
तो 20C10 is the favorable cases upon 2 का पावर 10 is the total cases. तो क्योंकि इतने ही सबसेट्स बनेंगे तो आंसर इज डी। 2 का पावर 10 ही मैंने लिखा है ना, अरे सॉरी 2 का पावर 10 थोड़ी होगा, 2 का पावर 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि सेट और सेट भी दोनों के लिए करेंगे ना हम लोग। तो 2 का पावर 10 फॉर सेट ए और 2 का पावर 10 फॉर सेट बी। यस, तो 2 का पावर 20 हो जाएगा वो। 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10 ये होगा टोटल ए और बी के केसेस, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 10C के इंटू 10C के। सैंपल स्पेस में हो जाएगा 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10। आ रहा है? यस सर, पक्का? पक्का सर। ठीक है फिर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्रुपिंग लॉजिक को लेके, और उल्टा सोचना रहता है ना, बॉल को उठा के बैग में डालना है, तो एक एक बॉल के पास इतने इतने ऑप्शन है, ऐसे कर करके क्वेश्चन को क्रैक करना रहता है। और जो है इसके पहले की क्वेश्चन जो और है ना वो आप लोग को सॉल्व करना, और डाउट आते तो आप पूछेंगे जरूर। तो हम लोग कल से सर्कल चालू करते हैं। चलिए, ओके बाय।